2024 तो एक ऐसा मसला है, पेचीदा मसला है। सभी लोग कह रहे हैं कि ये जो खतरा है मोदी के नाम से, जो आरएसएस का खतरा है, मोदी के पीछे जो आरएसएस का भूत छिपा हुआ है, या मोदी भूत है आरएसएस का, तो वो जो तहस-नहस कर रहा है, सबको, मुसलमान को भी दिखाई दे रहा है, दलितों को भी दिखाई दे रहा है, पिछड़ों को दिखाई दे रहा है, ये पूरे देश को बर्बाद करने के लिए। चेहरे तो कोई भी है, देखिए दो अहम चेहरे हैं दलित और मुसलमानों के लिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, मायावती और ओवैसी साहब। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। खबर के आखिर तक बने रहें। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ये टिकटॉक की वीडियो नहीं है, ये भारत न्यूज़ 247 न्यूज़ चैनल की वीडियो है। बड़ी देख लिया करो, क्योंकि बात पूरी ही समझ में आती है, अधूरी बात नहीं समझ में आती है। अगर थोड़ा बहुत डांस वांस देखना हो तो छोटी में काम चल जाता है, पर बात जब बड़ी होगी तो बड़ी होगी। ऊपर से हम मेहनत ज़्यादा करते हैं, लखनऊ तक आ जाते हैं दिल्ली से, तो आपका ये फर्ज बनता है कि वीडियो आखिर तक देखें, जान लें कि सच्चाई असल है क्या खबर के अंदर। भाई तेज सिंह साहब अक्सर बयान देते रहते हैं भारत न्यूज़ 247 पर, और एक खतरा सबसे बड़ा बताते हैं मनुवाद को। मनुवाद को खतरा किसके लिए बताते हैं? मुस्लिमों के लिए, बहुजनों के लिए, यानी कि सारे के सारे बहुजन जितने भी हैं, जितनी आबादी जिसकी सबसे ज़्यादा है, उनके लिए मनुवाद को खतरा बताते हैं। साथ ही साथ अपने अम्बेडकर समाज पार्टी का कार्य भी करते रहते हैं, समाज सुधारक बातें भी होती रहती हैं। पर मैंने आज लखनऊ में इनके साथ आके खुद ही देखा कि किस तरह से ये अपने कैडर को चलाते हैं, साथ ही साथ क्या समझाते हैं, क्या बातें करते हैं। बहुत सी बातें दूर था, मैं इनकी बातें मैं नहीं सुन सकता था, क्योंकि मीटिंगें जो गुप्त होती हैं वो पार्टी के गुप्त मीटिंगें होती हैं, उनको नहीं सुना जाता है, ये इनका एक प्रोटोकॉल होता है। पर जो मैं समझ पा रहा था वो यही था कि भाई कहीं ना कहीं जो समाज बिछड़ गया है, टूट रहा है, उसको कैसे मजबूत किया जाए। पार्टी का बैनर तो एक बहाना है, पर कहीं ना कहीं समाज को जोड़ना एक मकसद हो सकता है, क्योंकि इतना ही लग रहा था। और एक बात निकल के सामने ये आई कि भाई पार्टियों में जो लोग लगे हैं बहुजन समाज के, वो समाज को फ़ायदा क्यों नहीं दे पाते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान बात निकल के यही आई कि जहाँ एक ब्राह्मण बैठा है वहाँ फ़ायदा नहीं हो सकता है। सर, ये क्या सच्चाई है कि जहाँ एक ब्राह्मण बैठा है, मैं सुन रहा था, हल्की हल्की बात मेरे कानों में आई, पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई, क्या ये सच्चाई है कि जहाँ ब्राह्मण बैठा है वहाँ बहुजन को फ़ायदा नहीं है? देखिए, ब्राह्मणवाद और अम्बेडकरवाद दो अलग अलग चीज़ें हैं। अम्बेडकरवाद 90% आबादी को रिप्रेजेंट करता है, और ब्राह्मणवाद, अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिनको सवर्ण हिंदू कहते हैं, वो मात्र 9-10% हैं। 9-10% 90% की परेशानी का सबब बने तो हमें सोचना पड़ता है, और उसी सोचने समझने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ इधर के लखनऊ और आसपास के जिलों से मैंने कुछ लोग बुलाई। मैं देखा 29 जिलों से लोग आए हैं। हाँ, लगभग आए, और कुछ नए साथी हैं जो हमारे साथ जुड़े भी हैं। कि जब तक इस कैडर को दोबारा से बनाया जाएगा, कैडर जो बिखर गया मायावती के चलते, मायावती की नीतियों के चलते, ये जो कैडर बिखरा है, मेरा काम उस कैडर को दोबारा से बनाना है, रिबिल्ड करना है उसको। एक बात तो ये भी जाननी थी मुझे कि आप लोग चलो आए हैं लखनऊ और बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, बड़े साधारण तरीके से मीटिंग करी, बड़ी कम मीटिंगें देखता हूँ, वीआईपी हॉलों में ज़्यादा मीटिंगें होती हैं। अभी कुछ दिन पीछे दिल्ली के अंदर गरीबी की बात हो रही थी, सनलाइट होटल के अंदर गरीबी की बात हो रही थी, सनलाइट होटल के अंदर, जो कि बड़ा वीआईपी यानी कि 5 स्टार होटल है। यहाँ बात हो रही है समाज को जोड़ने की, अक्सर कामयाब हो जाती हैं ऐसी मीटिंगें। सर, जानना यही था कि समाज को आप इस तरह से जोड़ पाओगे जैसे आप जिलाध्यक्षों के जरिए इकट्ठा होकर बात कर रहे हैं? नहीं, जिलाध्यक्ष तो जिले का मालिक होता है, डीएम के बराबर होता है। अगर वो अपनी ताकत को इंसर्ट करता है और अगर अपनी ताकत को से लोगों को जोड़ता है, कैडर को रिबिल्ड करने में अगर काम करता है, तो निश्चित तौर से वो तो मतलब हजारों की तादाद में एक आदमी काफ़ी होता है वो। तो फिर भी जानना यही था कि समाज को आप लेके किस दिशा में जाना चाहते हैं? 2024 की तैयारी है, ये सिर्फ समाज को जोड़ना ही मकसद है? देखिए, 2024 तो एक ऐसा मसला है, पेचीदा मसला है। सभी लोग कह रहे हैं कि ये जो खतरा है मोदी के नाम से, जो आरएसएस का खतरा है, मोदी के पीछे जो आरएसएस का भूत छिपा हुआ है, या मोदी भूत है आरएसएस का, तो वो जो तहस-नहस कर रहा है, सबको, मुसलमान को भी दिखाई दे रहा है, दलितों को भी दिखाई दे रहा है, पिछड़ों को दिखाई दे रहा है, ये पूरे देश को बर्बाद करने वाली टीम है, या कह सकते हैं। उसको किस तरह से रोका जाए, उसको किस तरह से उसको मुकाबला किया जाए, ये तो हम सबकी कोशिश है। लेकिन वो सार्थक कोशिश जब ही होगी कि जब हम चंद चुनिंदा चेहरे जो सियासी तौर पर या पॉलिटिकली
जो अवेकन है या पॉलिटिक्स में हम आ गए हैं, वो 4 चर्चित चेहरे इकट्ठे हो जाएं तो आज हमें जो बहुजन समाज है, 90% बहुजन समाज है, उससे हमें वोट मांगने की जरूरत नहीं, वो भी उतना ही परेशान है। सवाल मेरा कुछ और होने जा रहा था, कौन चेहरे इकट्ठे होने चाहिए? नहीं, चेहरे तो कोई भी है। देखिए 2 अहम चेहरे हैं दलित और मुसलमानों के लिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, मायावती और ओवैसी साहब, लेकिन ये नहीं इकट्ठे होंगे। इन सारे नेताओं की नकेल किसी न किसी रूप में उन्हीं के शैतानों के हाथ में। यानी कि मायावती और असदुद्दीन ओवैसी अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो फायदा किसको होगा? हम तो उनके साथ वैसे ही लग जाएंगे, तो पूरे समाज को फायदा होगा, पूरा समाज यूँ पलट जाएगा। पर आपके लोग तो ये कह रहे थे कि वो मनुवादी हैं, वो भी दोनों के दोनों। देखिए मनुवादी हैं वो तो लोग जानते हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं वो नहीं है। अगर मनुवादी नहीं होते या मनुवाद के शिकंजे में नहीं होते तो आज तो 4 बार मुख्यमंत्री बनी मायावती, 5 साल की पूरी गवर्नमेंट मिली, चाहती तो पूरा प्रदेश बहुजनमय हो जाता, बौद्धमय हो जाता, लेकिन ऐसा काम नहीं किया। बड़ा लंबा समय हो जा रहा काशीराम जी के साथ में, 17 साल है। जी जी। और आज उन्हीं के नाम के पार्क में हैं आप, ये मायावती ने बनवाया। और मैं ये समझ रहा हूँ जहाँ तक कि भाई जब 17 साल आपने गुजार दिए तो ऐसी क्या वजह हुई कि आप अलग हुए, उसके बाद में अलग जगह बनानी पड़ी और फिर आज इकट्ठा करना पड़ रहा है सबको? श्री राम जी ने नारा दिया, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4। अच्छा। ये नारा दिया। जब उन्होंने 3 जून 1995 को तिलक तराजू और तलवार वालों की जो ए टीम थी, आरएसएस, बीजेपी, उसके साथ समझौता कर लिया तो फिर हम निराश होने की बात ही थी। वहाँ पे तो हम उसके साथ हम आरएसएस या बीजेपी की टीम का हिस्सा थोड़ी बन सकते थे काशीराम के साथ में या मायावती के साथ में। तो इसलिए काशीराम जी को छोड़ा था या मायावती को छोड़ा था? हमने दोनों को छोड़ा था। काशीराम पूरे होश हवास में थे। जिस समय बीजेपी से गठबंधन हुआ तो 3 जून 1985 को काशीराम पूरे होश हवास में थे। अगर काशीराम मिशनरी होते, समाज का उन्हें ख्याल होता, बहुजन समाज का ख्याल होता कि बहुजन समाज बिखर जाएगा, बीजेपी के साथ जाने का मतलब क्या है? बीजेपी एक अछूत पार्टी होती थी दलितों और मुसलमानों के लिए। कोई बीजेपी की बात करना तो दूर, बीजेपी के नाम पर थूकना पसंद नहीं करता था। काशीराम और मायावती की वजह से जो गठबंधन किया 3 जून 1995 को, नापाक गठबंधन, उसे हम नापाक गठबंधन कहते हैं, उसकी वजह से आज बीजेपी पूरी तरह से सत्ता में, पूरे देश की सत्ता पर काबिज हो गई। तो हमें तो उनका साथ छोड़ना था फिर ऐसे लोगों का। चलिए छोड़ दिया। जो रास्ते में भटक जाए, चाहे वो मायावती हो, काशीराम हो या कोई और हो, जो रास्ते से भटक गया, अम्बेडकर मिशन के रास्ते से भटक गया, उसके साथ हम कैसे चल सकते हैं? पीछे नहीं चल सकते ना, आगे चल सकते हैं। मिशन की है या देश को आगे बढ़ाने की है? ये मिशन बढ़ेगा। मिशन क्या है? 90% लोगों का मिशन अम्बेडकर मिशन है। अगर 90% आबादी के आप भले की बात करते हैं तो देश की आबादी है। कैसे मान लें हम 90% मिशन अम्बेडकरवादी है? सारे दरगाहें भरी पड़ी हैं, सारे मंदिर भरे पड़े हैं, ये अम्बेडकर मिशन कैसा अम्बेडकर मिशन? दरगाहें भरी पड़ी हैं, वहाँ मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ये मंदिर से मुझे बहुत बड़ा ऐतराज है। दरगाह में दूध मिलता पीने को? मंदिर पाखंड परोस रहा है, मंदिर से ब्राह्मणों का धंधा नहीं होता ऐसा। मंदिर से ब्राह्मण मजबूत हो रहा है। ब्राह्मण 24 घंटों के नाम पर पाखंड होता है। ब्राह्मण अरे ये इसी बात को तो रोना है कि हम बात अम्बेडकर मिशन ही करते हैं और हमारी औरतें करवा चौथ का व्रत रखती हैं। अच्छा। तो वहाँ आधा अधूरा अम्बेडकरवाद है ना, पूरा संपूर्ण अम्बेडकरवाद कहाँ हुआ? मुसलमानों में भी तो बात करो ना उन चीजों की जो मुसलमानों में भी हो रहा है। देखिए मुसलमानों में जो ऊपर से आया है 4% तबका है, जो अपर कास्ट से मुसलमान बना है, वो इस्लाम को बदनाम कर रहा है, मुसलमान को बदनाम कर रहा है। उसकी वजह से वो बहुत बड़ी साजिश है। मानते हो ना आप भी? वो आज भी मतलब समझो नाम का मुसलमान है लेकिन असली हिंदू है, काम हिंदुओं का कर रहा है। तो वो वहाँ वो गड़बड़ करा, जो अपर कास्ट एलिमेंट जो आया है मुसलमानों का, मुसलमान बना है, तो वो 4%, 96% वही सारा पसमंदा है। तो वो सारी बदमाशी कर रहा है, उसकी बदमाशी है। तो ये बदमाशी को हमें रोकना पड़ेगा। तो हमें पहले इन हिंदुओं से एक मोर्चा ही हमें खोलना है। एक मोर्चे पे हम इनसे हिंदुओं से निपट लें, तो बाकी से निपटना हमारे लिए आसान। हिंदू कौन सर? अरे हिंदू सभी है ना, हिंदू सब नहीं है, सब हैं। अगर हम हिंदू होते तो हम कहा हिंदू सब हैं। अरे वो तो सारा झूठा मक्कार है। वो मुसलमानों को भी हिंदू कहा ना, वो पगला गया है। मोहन भागवत इतनी बड़ी संस्था के मालिक, उससे मालूम है कि जितना वो जो इसका हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, उसी हिंदू राष्ट्र की वजह से अम्बेडकरवाद पनप रहा है। जो बैकवर्ड में नहीं होता था, पिछड़े वर्ग में डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से नफरत करते थे, आज पूरे देश में डॉक्टर अम्बेडकर का नाम हो रहा है। बैकवर्ड के वो समझ गया डॉक्टर अम्बेडकर का अंकगणित, जो बाबा साहब ने अपना जो अंकगणित समझा था, उसे पूरे देश का मुसलमान समझ गया। कश्मीर में आप देखिएगा घर घर में डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर मिलेगी। तो वहाँ क्यों होगी? मुसलमानों का तो डॉक्टर अम्बेडकर से क्या लेना देना, लेकिन वो जान गया, मुसलमान समझ गया कि अम्बेडकर और संविधान के जरिए ही वो इस देश में महफूज रह सकता है, अदरवाइज नहीं रहेगा। कश्मीर का मुसलमान समझ गया। आखिरी सवाल यह है कि एक आम इंसान भारत का
जिसे मूल निवासी भी हम लोग कहते हैं, वो जाए तो जाए किसके साथ? क्या तो रास्ता है, वे तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि भाई नॉन पॉलिटिकल फ्रंट से, अनकंट्रोवर्शियल फ्रंट से इन सारे नेताओं को बिठाया जाए। इन सारे जो बहुजन नेता हैं उनको बिठाया जाए, बात की जाए कि भाई ये खतरा है। काम करोगे? मोदी नाम का खतरा है। का काम कौन करेगा? काम कौन करेगा? बहुत बड़ी बात कर रहे हो आप। मैं कह रहा हूँ नॉन कंट्रोवर्शियल कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए उनको बुलाया जाए, जो नहीं आए उसका बहिष्कार हो, जो आ जाए उनको रजामंद करके उनको एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दो, बहुजन समाज पे लिया जाएगा, एक तरफा लड़ाई हो जाएगी। ऐसा कोई संगठन नहीं है, ऐसी कोई संस्था नहीं है, कोई आदमी नहीं है पूरे भारत में जो इन सब लोगों को इकट्ठा कर दे किसी संस्था के नाम पर, जो यानी कि नॉन राजनीतिक संगठन कहलाया जाता हो। मैं बहुत सारे संगठनों को जानता हूँ, ऐसे संगठनों को जो गैर राजनीतिक हैं, गैर राजनीतिक संगठन हैं, जो मुस्लिमों में भी हैं, बहुजनों में भी हैं, पर कोई नहीं करेगा क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी पूंछें दबी हुई होती हैं राजनीतिक पार्टी के प्लेटफॉर्म के नीचे। तो ये सच्चाई है। कुल मिलाकर भारतीय समाज जो है वो अपने आप को हर चुनाव के बाद ठगा महसूस करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार बन जाती है और वही ढक के तीन पात और वही उल्टा सीधा उनके सामने होता रहता है जो वो नहीं चाहते हैं, यानी कि उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं और वो अपने मौलिक अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।